नमस्कार, जय हिंद, राधे राधे साथियों। स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल आगाज क्लासेस पर। आशा करता हूँ सभी स्वस्थ और तंदुरुस्त होंगे और अपनी मेहनत में लगे हुए होंगे साथियों। तो आज इतिहास की वही प्राचीन इतिहास की मौर्योत्तर काल हमारा जो चल रहा था उसकी क्लास है। दो 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 तीन दिन लगभग गैप हो गया, 2 दिन लगभग गैप हो गया था। एक दिन तो छुट्टी रहती है संडे वाले दिन, कोई दिक्कत नहीं साथियों। एक दिन कुछ व्यक्तिगत कारणों की वजह से गैप रहा, थोड़ा स्वास्थ्य भी ठीक नहीं था साथियों। वैसे हो सकता है कि कल भी आपको गैप हो, कल का भी। कल ऐसे ही थोड़ी कुछ जाना पड़ रहा है, तो थोड़ा पर्सनल व्यक्तिगत कारणों की वजह से कल। बाकी तो साथियों कोशिश करूंगा कि कल की भी क्लास लेने की। आऊँगा वैसे तो क्लास करने स्टूडियो में ही आऊँगा, और हो सकता है कल क्लास ले लूँ, पर कंफर्म नहीं है फिर भी साथियों। कोई बात नहीं है, करते हैं। तो आज की क्लास प्रारंभ करते हैं साथियों। तो कल के जो जहाँ तक हमने क्लास करी साथियों, तो मैंने आपको करवा दिया था साथियों। तो जो विदेशी शासकों में जो हो रहा था, तो इंडो ग्रीक हो गए थे, इंडिको शक हो गए थे। शक के बाद पल्लव और पर्शियन भी मैंने आपको करवा दिया था। तो आज साथियों आपको करवाना था कुषाण वंश। कुषाण वंश में साथियों आप देखोगे तो कुषाण काल में एक जो राजा आता है, जिसकी वजह से साथियों हम आगे बढ़े, तो हम बताएं कि जैसे कुषाणों की चर्चा होती है साथियों, तो कुषाणों में एक राजा की सबसे ज्यादा चर्चा होती है, वो है कनिष्क। और कनिष्क की भी क्यों चर्चा होती है साथियों? तो कनिष्क की साथियों इसलिए चर्चा होती है क्योंकि उसके शासन काल में चतुर्थ बौद्ध संगीति का आयोजन किया गया था। और चतुर्थ बौद्ध संगीति का जो आयोजन किया गया था, उसमें आप देखोगे कि कुंडलवन कश्मीर में आयोजित किया गया था। उसके जो अध्यक्ष थे वो वसुमित्र थे। तो ये साथियों एक वो, और इसी में आप देखोगे कि जो बौद्ध धर्म है वो दो दो उसमें विभाजित हो गया था, हीनयान और महायान में। तो इस वजह से और अधिक महत्वपूर्ण हो जाता है साथियों कुषाण वंश में अगर कनिष्क की चर्चा करें। तो हम साथियों अगर आपको एक इंट्रो दें कुषाण की, जैसे तो कुषाण वंश, कुषाण वंश, कुषाण वंश। साथियों कुषाण वंश में आप देखोगे तो जो कुषाण मेन जैसे होता है ना कुषाण वंश का, कह सकते हैं कि कुषाण वंश का जो मेन कहते हैं मूल स्थान, तो आप लिख सकते हो कि चीन की सीमा, चीन की सीमा, या फिर आप ब्रैकेट में लिख सकते हो कि चीनी तुर्किस्तान, चीनी तुर्किस्तान, तुर्किस्तान, तुर्किस्तान। तो ये उनका मूल निवास था, या कह सकते हो मूल स्थान, मूल स्थान। तो जो कुषाण थे वो यहाँ से मूल स्थान था चीन की सीमा या चीनी तुर्किस्तान से आए थे। और इन्हें साथ ही आप देखोगे कि तो इन्हें यूची बोला जाता था, यूची, या आप कह सकते हो कि तोचेरियन करके। तो आप कह सकते यहाँ सीधे कह सकते हो कि इन्हें यूची बोला जाता था, यूची। और इसी में आप देखोगे कुषाणों में सबसे पहले आप देखोगे क्या है, सबसे पहले होगा कुजुल कड़फिसिस आएगा, वो तांबे के सिक्के चलाएगा। उसके बाद फिर बिम कड़फिसिस आएगा। बिम कड़फिसिस आपको जो बोला जाता है कि वास्तविक संस्थापक बोला जाता है, और इसने शुद्ध सोने के सिक्के चलाए। तो ये भी साथियों आपको चलिए बिना देरी के हम साथियों प्रारंभ करते हैं। प्रमुख शासक, आप सीधे सीधे यहाँ पे प्रमुख शासकों की जैसी चर्चा होगी, तो मैं यहाँ से सीधे कुषाण युग के प्रमुख शासक, तो आप हेडिंग डाल लेना कुषाण युग, और मैं सीधे सीधे प्रमुख शासक साथियों आपको करवा देता हूँ। प्रमुख, प्रमुख शासक, क्योंकि यहाँ से ये आयोग प्रश्न पूछता है साथियों। और अगर आगे देखो तो कुषाण युग की, कुषाण वंश, सीधे सीधे आप लिखना चाहो तो साथियों आप कैसे लिख सकते हो, कुषाण वंश के, कुषाण वंश के प्रमुख शासक। अब कुषाण वंश के प्रमुख शासकों में साथियों सबसे पहले आ जाएगा कुजुल कड़फिसेस, कुजुल कुजुल कड़फिसेस, कड़फिसेस। और साथियों जैसे ही कुजुल कड़फिसेस की चर्चा होगी, तो आप देखोगे कि ये तो कुषाण वंश का सबसे पहले अगर पॉइंट हम देना चाहें तो कुषाण वंश का संस्थापक था, कुषाण वंश का संस्थापक बोला जाएगा। तो अगर इसके बारे में जैसे प्रश्न अगर उठाता है आयोग, तो 2-3 पॉइंट हैं साथियों, 3 पॉइंट में अगर हम प्रश्न उसमें लिखें कुजुल कड़फिसेस के बारे में, तो कुषाण वंश का संस्थापक,
कुषाण वंश का संस्थापक था। संस्थापक। और दूसरा आप कह सकते हो कि इसने तांबे के सिक्के चलाए। तांबे के सिक्के चलाए। के सिक्के चलाए। सिक्के चलाए। तांबे के सिक्के चलाए। और साथियों अगर आप लिखना चाहो तो आप लिख सकते हो, तांबे के सिक्के में भी आप लिख सकते हो सबसे पहले कि तिथि युक्त भी लिख सकते हो। आपके जैसे होता है ना कि आप कह सकते हो धर्म तिथि अंकित थी। तो और धर्म तिथि का मतलब ये सीधे सीधे कि ये बौद्ध मतानुयायी था। बौद्ध मतानुयायी। मतानुयायी। अनुयायी। अब ये बौद्ध मतानुयायी कैसे कह सकते हो साथियों? क्योंकि इसके सिक्कों पर सिक्कों पर सिक्कों पर धर्म तिथि धर्म तिथि अंकित तिथि अंकित अंकित थी। और जब साथियों धर्म तिथि अंकित थी तो धर्म तिथि या धर्म तिथि चक्र साथियों बौद्ध धर्म को अंकित करता है, इंगित करता है। और जब बौद्ध धर्म को इंगित करेगा तो साथियों तो ये बौद्ध मतानुयायी था। अब ये निष्कर्ष हम निकाल सकते हैं कि ये बौद्ध मतानुयायी था साथियों। तो ये साथियों एक आपके दिमाग में बन गया होगा कि कुजिल कर्ड फिशेस के बारे में। ये यहाँ से ज्यादा प्रश्न पूछा जाता है तो कुजिल कर्ड फिशेस हो गया। इससे आगे साथियों हम चलते हैं। तो अब हम आ जाएंगे साथियों बिम कर्ड फिशेस पर। मैं वही करवा रहा हूँ साथियों जहाँ से आयोग प्रश्न उठाता है। तो बाकी फालतू का मुझे कुछ नहीं करवाना। जब आयोग प्रश्न पूछता ही नहीं तो मैं क्यों करवाऊं? सबसे बड़ी बात यह है क्योंकि एक्स्ट्रा करवा दो, आप पढ़ोगे, आप फिर कहोगे कि सर क्या करवाए, इसमें से तो एक भी प्रश्न आया नहीं और करवाया इतना इतना करवा दिया आपने। तो वही जो जरूरत है सिर्फ वही आप हजम करिए, बाकी एक्स्ट्रा लेना ही नहीं है। एक्स्ट्रा लेके आपको प्रकांड पंडित थोड़ी ज्ञाता थोड़ी बनना सब्जेक्ट का। तो एक्स्ट्रा आपको बरकर आके या मेरी तरह मास्टर बनना हो तो बता दो। तो उसके लिए एक अलग है। जो हमने जो लक्ष्य रखा था कि इतिहास को आसान बना के और जो पॉइंट टू पॉइंट पढ़ना है, कुछ एक्स्ट्रा पढ़ना ही नहीं है। तो साथियों हम दूसरा जो शासक है उस पर आ जाते हैं। दूसरा शासक साथी हो जाएगा विम कडफिसेस। विम कडफिसेस। और जब साथियों विम कडफिसेस की अब चर्चा होती है तो ये साथियों दो तीन आप कह सकते हो दो तीन पॉइंटों में इसे बहुत महत्वपूर्ण जैसे बोला जाता है। सबसे पहले कि इसने सोने के सिक्के चलाए। अब और दूसरा आप देखोगे कि इसके सिक्कों पर शिव पार्वती और त्रिशूल का अंकन मिलता है। तो दो पॉइंट अगर हम कहें तो सीधे सीधे सोने के सिक्के चलाए। सोने के सिक्के चलाए। सिक्के चलाए। दूसरा साथियों अगर हम पॉइंट लिखें तो सिक्कों पर शिव पार्वती और त्रिशूल का अंकन। और त्रिशूल त्रिशूल का अंकन। त्रिशूल का अंकन मिलता है साथियों, अंकन। और जब शिव पार्वती और त्रिशूल का अंकन मिले तो आप खुद अंदाजा लगा सकते हो कि ये शैव धर्म का मतानुयायी हो गया, शैव धर्म की तरफ झुकाव होगा। लेकिन साथियों इससे आगे आप देखोगे तो आप देखोगे कि इसमें जैसे ही जो सेम जैसे लिख सकते हो आप इसका जैसे निष्कर्ष निकाल के हम लिख भी दूं पहले तो शैव मतानुयायी लिख सकते हो साथियों। शैव मतानुयायी था। मतानुयायी था। शैव मतानुयायी था। मतानुयायी। और जब शैव मतानुयायी था तो इसके सिक्कों से पता चल रहा है कि ये शैव मतानुयायी था। और दूसरा आपके एक और पॉइंट जैसे आता है तो आप लिख सकते हो यहाँ पे तो लिखना चाहो तो लिख सकते हो कि कुषाण वंश का वास्तविक संस्थापक भी इसे बोला जाता है। तो ये वैसे पूछेगा नहीं क्योंकि इतना आसान नहीं पूछता आयोग, इतना भी वो नहीं है। और पेट का अगर एग्जाम आपने देखा हो तो पेट के एग्जाम ने आपको सीधे सीधे बोल दिया होगा, सीधे सीधे आपको अवगत करा दिया है कि अब हम वो पेट नहीं रहे जो लिवर लिवर करते थे, अब हमको चाहिए फुल इज्जत। जो मिर्जापुर में गुड्डू भैया बोलता है जाके, तो सेम है क्या फुल इज्जत चाहिए पेट को। पेट का एग्जाम देखा सब बच्चे, मैंने जैसे जितने बच्चों से बात हुई, जितने अभ्यर्थियों से बात हुई,
सब बता रहे कि सर इतना, कोई कह रहा 50 हुई, कोई कह रहा 60, कोई मतलब 70 से ऊपर वाला तो मुझे मिला ही नहीं। 70 से ऊपर वाला तो तो आप देख सकते हो कि जो पेपर का स्तर, इससे आपके दिमाग में आ गया होगा कि जब यूपी ट्रिपल एस सी इस तरीके का पेपर बना रहा है, इस स्तर को अपने को बढ़ा रहा है, तो यूपी पीएससी तो आयोग है। अब आयोग में हो सकता है कि परिवर्तन लाए, तो साथियों गूढ़ता से पढ़ना है, पूरे दिमाग से, कंसंट्रेशन से, एकाग्रता से साथियों पढ़ना है, और यहाँ रखना है दिमाग, और जो मैं लिखता जाऊं वो सब आपको नोट नोट आउट करते रहना साथ में, और जो मैं बोलता हूँ वो भी नोट आउट करना, क्योंकि मैं एक दो फैक्ट ऐसा होता है कि मैं बोल के मुझे लगता है कि ये तो आपको पता होगा, तो हो सकता है कि बाई चांस अगर मैं नल इस पे नोट आउट कर पाऊँ, तो वो भी अगर आपको लगे कि हाँ ये शब्द जो सर ने बोला है ये फैक्ट हम पे नहीं आता, तो आप लिखने ले लेना चाहिए, तो आप लिख सकते हो। तो ये कुषाण वंश का वास्तविक संस्थापक बोला जाता है इसे, कुषाण वंश का वास्तविक संस्थापक, वास्तविक संस्थापक, संस्थापक। और एक साथियों अगर हम और लिख सकें तो आप कह सकते हो तक्षशिला और पंजाब पर इसने अधिकार किया, तक्षशिला और पंजाब पर अधिकार किया, ये भी लिख सकते हो, तक्षशिला, तक्षशिला और पंजाब पर, और पंजाब पर इसने अधिकार किया, पंजाब पर अधिकार किया, अधिकार किया, और तक्षशिला और पंजाब पर अधिकार किया साथियों। इसके बाद अगर एक और पॉइंट अगर लिखना चाहो तो सीधे सीधे यहाँ लिख सकते हो कि इसने महेश्वर की उपाधि धारण करी, महेश्वर, महेश्वर की उपाधि धारण की, उपाधि धारण की, धारण की। नहीं दिख रहा हो तो मैं इधर आ जाता हूं साथियों। अब आप देख सकते हो कि इसने महेश्वर की उपाधि धारण की, तक्षशिला और पंजाब, तक्षशिला, तक्षशिला और पंजाब पर अधिकार किया, कुषाण वंश का वास्तविक संस्थापक बोला जाता है, शैव मतानुयायी था, सोने के सिक्के चलाए साथियों, सिक्कों पर शिव पार्वती और त्रिशूल का अंकन मिलता है साथियों इसके सिक्कों पर। इसके बाद जैसे ही साथियों में आते हैं तो इसके बाद जो शासक आता है वो आता है साथियों कनिष्क। कनिष्क की जैसी चर्चा, तो मेन आप कह सकते हो कि कनिष्क का मैंने आपको पहले भी बताया था, तो कनिष्क की जैसे तो कनिष्क की चर्चा हुई तो वो महान प्रतापी राजा जैसे बोला जाता है, तो कनिष्क को बोला जाता है कुषाण वंश का अगर महान प्रतापी राजा बोला जाए। और अगर विमकट विशेष में अगर एक और लिख लीजिए, आप कहोगे कि साथ के सर वो तो करवाए नहीं, इतना आसान, इतना फेमस जो इसके बारे में जो फैक्ट है कि भारत में सर्वप्रथम सोने के सिक्के इसने चलाए, भारत में, भारत में सर्वप्रथम, सर्वप्रथम सोने के सिक्के चलाए, सोने के सिक्के चलाए, सिक्के चलाए। चलाए। तो ये साथियों एक और पॉइंट था, तो मैंने कहा बड़ा आसान पॉइंट था, आपको पता ही होगा, लेकिन फिर भी मैंने सोचा कि करवा दूं साथियों आपको। इसके बाद कनिष्क की चर्चा होगी, कनिष्क की चर्चा होगी, तो जैसे ही कनिष्क की चर्चा होगी तो आप देखोगे साथियों कि कनिष्क के दरबार में, दरबारी कब जैसे जैसे ही होगा कनिष्क की चर्चा में, तो उसके दरबार में आपको विद्वान मिलेंगे, विद्वानों की जैसे पूछ लेता है कनिष्क के दरबार, जैसे वसुमित्र थे, वसुमित्र के बाद आप देखोगे कि चरक जो चिकित्सक थे, वसुमित्र विद्वान थे। उसके बाद 500 विद्वान थे, जैसी चर्चा होगी। नागार्जुन भी उसी के दरबारी विद्वान थे, अश्वघोष उसके दरबारी मिल जाएंगे, तो इसकी चर्चा होगी। इससे आगे जैसे ही हम बढ़ेंगे साथियों, तो अब कनिष्क साथियों में करवाऊं, तो कनिष्क में आप देख पाओगे, तो एक तो कनिष्क का मैंने आपको बता ही दिया सर, जैसे सबसे पहले जो करवाया था कि चतुर्थ संगीति की वजह से कनिष्क, कनिष्क की चर्चा करें तो सर्वप्रथम साथियों हम सबसे पहले अगर कहें तो आप कह सकते हो कि बौद्ध धर्म की महायान शाखा का संरक्षक था। सबसे पहले यहाँ अगर पॉइंट डालें तो बौद्ध धर्म की, बौद्ध धर्म की बौद्ध धर्म की महायान शाखा का संरक्षक, महायान शाखा
का संरक्षक था, संरक्षक था। जब साथियों बौद्ध धर्म की महायान शाखा का संरक्षक था, तो सीधे सीधे अब आपके दिमाग में आ गया। और वो पॉइंट में साथियों नहीं लिखवा रहा, जो मैंने आपको करवा दिया, अगर करवाऊं तो सीधे सीधे इसके समय में बौद्ध धर्म की, बौद्ध धर्म की चतुर्थ बौद्ध संगीति, बौद्ध संगीति हुई, संगीत हुई। तो ये साथियों बौद्ध धर्म में वाली क्लास में आप देख लेना, वो मैंने विस्तार से आपको बताया कि इसके जो चतुर्थ बौद्ध संगीति हुई थी कुंडलवन कश्मीर में हुई थी। इसके जो अध्यक्ष थे वो वसुमित्र थे। इसमें आप देखोगे चतुर्बौद्ध संगीति में बौद्ध धर्म दो भागों में विभाजित हो गया, हीनयान और महायान में। तो ये साथियों मैंने विस्तार से करवाया, अभी मैंने आपको बोला, हो सकता है तो आप रिपीट करके आप देख सकते हो। तो ये मैं साथियों साफ कर देता हूँ ये पॉइंट। तो दूसरा हम साथियों इसके जो प्रमुख पॉइंट में आप आ जाओ तो मेन आता है कि इसने अपना राज्याभिषेक 78 ईस्वी में करवाया या 78 ईस्वी में किया, और इस उपलक्ष्य में इसने शक संवत प्रारंभ किया। तो ये पूछ लेता साथियों कि यहाँ पे मैं आपको करवाऊं कि 78 ईस्वी में राज्याभिषेक किया, राज्याभिषेक किया। और जब 78 ईस्वी में ये अपना राज्याभिषेक करेगा तो यहाँ से साथियों एक संवत प्रारंभ करेगा, ये शक नामक, शक संवत प्रारंभ किया, शक संवत प्रारंभ किया, प्रारंभ। और जब शक संवत की चर्चा होगी साथियों तो आप देखोगे शक संवत प्रारंभ किया इसने, और शक संवत प्रारंभ करेगा तो आप देखोगे कि जैसे ही शक संवत प्रारंभ करेगा तो ये एक जब जैसे अपने जन्मदिन पर या कह सकते हो अपनी राज्याभिषेक पर कोई जैसे प्रारंभ करता है, तो अपनी जैसे कि हम सम्राट हैं तो अपना बताने के लिए कि आज से सम्राट का राज्याभिषेक हुआ है, तो आज से ये फलाने नाम का संवत स्टार्ट होगा। जैसे विक्रम संवत स्टार्ट होगा, अभी मैं आपको करवाऊंगा गुप्त काल में, तो विक्रम संवत प्रारंभ होगा। तो उसमें आप देखोगे तो ये 78 ईस्वी में राज्याभिषेक हुआ, तो इसमें शक संवत प्रारंभ किया साथियों। इसके बाद जैसे ही हम आ जाएं तो आप दूसरा अगर पॉइंट लिखो तो यहाँ पे विद्वानों की चर्चा होती है, तो आप लिख सकते हो कि इसके दरबार में, इसके दरबार में, दरबार में नागार्जुन, नागार्जुन, चरक, चरक, वसुमित्र, वसुमित्र और पार्श्व, पार्श्व नामक विद्वान रहते थे साथियों इसके दरबार में। जो नागार्जुन थे वो विद्वान थे, चरक आप कह सकते हो कि चरक जो थे, चरक चिकित्सक थे साथियों। जो वसुमित्र थे मैंने आपको बताया बौद्ध धर्म के आप कह सकते हो ज्ञाता या बौद्ध धर्म के विद्वान थे। 500 भी साथियों विद्वान थे। तो ये आपको एक पता होना चाहिए। एक जो पॉइंट है साथियों ये मैं हटा के मैं आपको यही बताता हूँ, राज्याभिषेक वाला ये पॉइंट आपने नोट कर लिया होगा, तो ये मैं हटा देता हूँ। अब इसके दो पॉइंट साथियों रह गए कि कनिष्क का जो सबसे ज्यादा आप कह सकते हो कि कनिष्क की जब चर्चा होती है तो आप देखोगे कि कनिष्क का एक जो मेन काम था वो था कि कनिष्क के समय में कनिष्क का अधिकार था। आप देखोगे कि जो जिसे बोला जाता है सिल्क रूट, जो रेशम मार्ग है, रेशम मार्ग पर कनिष्क का अधिकार था साथियों। और आप इस पे आप देखोगे कि रेशम मार्ग पर जो कनिष्क का जो अधिकार था, उसी पे आप देखोगे कि जो भारत को जो सोने की चिड़िया बनने का आप कह सकते हो कि सोने की चिड़िया बनने की धन आप कह सकते हो, धन भारत में बहुत पहले से था, लेकिन स्पेशली जो सोने की चिड़िया जो बोला जाता है ना, वो इसीलिए बोला जाता है कि जो भारत था, जो या कह सकते हो कि कनिष्क के समय से भारत का जो अधिकार था वो सिल्क रूट पर था, जो रेशम मार्ग है। और रेशम मार्ग कहाँ से कहाँ तक था साथियों कि आप देखोगे कि यहाँ मैं लिख सकता हूँ कि रेशम मार्ग पर अधिकार, रेशम, ये आपकी समझ में वैसे प्रश्न तो हो सकता है कि ना पूछे, लेकिन एक बार जब समझ में बैठ जाएगा तो आपके इतिहास का आपका दिमाग खुल जाएगा साथियों। तो ये कॉन्सेप्ट आप देख लीजिए, इसलिए मैं ये रेशम मार्ग वाला एक बार बता दे रहा हूँ कि रेशम मार्ग पर, रेशम, रेशम मार्ग पर अधिकार, अधिकार था।
अब जो सिल्क रूट जिसे रेशम मार्ग बोला जाता है साथियों, तो सिल्क रूट पर इसका अधिकार था कनिष्क का। सिल्क रूट कहां से था साथियों, आप देखोगे कि यूरोप से मध्य एशिया होते हुए, मध्य एशिया होते हुए ये चीन तक जाता था साथियों। आप देखोगे चीन तक यूरोप से ये प्रारंभ होता था, मध्य एशिया होते हुए साथियों ये चीन तक जाता था। अब जब यूरोप वालों को अगर रेशम मार्ग से या रेशम या मंगाना, यहाँ से क्या था कि जो चीन में चीनांकुश नामक जगह पर रेशम उत्पादन होता था, जिसे रेशम का एक कपड़ा था जिसे चीनांकुश बोला जाता था साथियों, जिसे आप कह सकते हो कि बहुमूल्य, इसका मूल्य नहीं था, जिसे जो यूरोप वासी बहुत पसंद करते थे, तो ये इन्हें ये मंगाने थे। अगर जब ये राजा महाराजा यहाँ के, आप कह सकते हो यूरोप वाले पसंद करते थे तो वो मंगाते थे, तो चीन से जब लेने आते तो आप देखोगे कि जो ये जो सिल्क रूट था, इस पे आप कह सकते हो कि इस पे जो अधिकार था उसका, जो मध्य एशिया वाले रीजन पर, यहाँ कनिष्क का अधिकार हो गया साथियों। और जब सिल्क रूट पे कनिष्क का अधिकार हो जाएगा तो जो कुछ लेने आएगा उससे भी इससे बात करनी पड़ेगी, क्योंकि भाई इसका क्षेत्र है। और जब वो बेचने आएगा, चीन यहाँ पे बेचने आएगा, तो उसे भी बात करनी पड़ेगी कि भाई पार तो उसका भी क्षेत्र करना पड़ रहा है। तो जो कनिष्क का जो क्षेत्र था या कनिष्क का जो अधिकार था, वो मध्यस्थता की भूमिका, जो इस वाले रीजन वाला, ये मध्यस्थता की भूमिका निभाता था, मध्यस्थता। तो ये मध्यस्थ की भूमिका निभाता था ये कनिष्क। और कनिष्क के बाद से आप देखोगे कि लगातार जो सिल्क रूट पर अधिकार होता रहा भारत का, जब अधिकार होता रहेगा तो मध्यस्थता की भूमिका में अपना कर भी लेगा, भाई मध्यस्थ हैं, अब हमारा हिस्सा तो दो हमें। तो जब अपना हिस्सा लेगा साथियों, तो उसी से आप देखो कि हिस्सा लेगा सोने के रूप में। जब सोने के रूप में लेगा तो लगातार धन की वृद्धि होगी भारत में। और जो धन की और स्वर्ण की जब वृद्धि होगी, तभी से आप देखोगे कि सोने की चिड़िया का जो मेन कॉन्सेप्ट जो बोला जाता है ना, कि सोने, भारत को सोने की चिड़िया कहा जाता था, वो इसी कॉन्सेप्ट से, क्योंकि सिल्क रूट से लगातार जो व्यापार करते और मेन ये था कि जो यूरोप वासी थे, यूरोप वासियों की यहाँ पे एक राजा था, आप कह सकते हो कि अब जो मैं विस्तार से करवाऊंगा जब जैसी चर्चा होगी, जो उसमें जैसे आप देखोगे जो सिल्क रूट स्पेशली मैं एक, आप कह सकते हो कि 15 या 20 मिनट की एक वीडियो बना के डालूंगा, जिसमें आपको विस्तार से बताऊंगा कि यहाँ जो साम्राज्य जो शासन करता था मध्य एशिया और यूरोप के बीच में, वो क्या था कि यूरोप भी उसका दुश्मन था, इधर चीन भी उसका दुश्मन था। अब उसे उसका दो मित्र था, भारतीय राज्य, जो भारत में जो साम्राज्य था या भारत में जो शासन कर रहे थे, उसका मित्र राष्ट्र क्या था कि भारत। और जब भारत मित्र राष्ट्र होगा दोनों के बीच में, आप देख सकते हो कि इन दोनों के बीच में जो ये वाला एरिया है, ये राजा या शासक था, इसका मित्र राष्ट्र था भारत, या भारत में जो साम्राज्य था वो इसका मित्र था। और ये दोनों दुश्मन थे, ये यूरोप भी उसका दुश्मन राज्य था, और चीन वाला जो राजा था वो भी उसका दुश्मन राज्य था, दुश्मन शासक था। तो ये जो शासक था, ये भारत का मित्र था। मित्र, जब भारत का मित्र होगा तो भारत जैसे कहेगा, वो कहता था, भारत उसने कहा कि हमें ये सिल्क रूट पे नहीं निकलने दूंगा। तो जब कनिष्क का अधिकार हो गया, तब तक तो भारत ने वहां से मध्यस्थता के निभाई और कनिष्क ने अपने अधिकार में ले लिया, तो कोई दिक्कत नहीं। लेकिन उसके बाद, कनिष्क के बाद आप देखोगे कि तो और शासकों के जब उस पर अधिकार हो जाएगा सिल्क रूट पे, लेकिन जो शासकों का अधिकार हुआ वो भी भारत के मित्र शासक थे या मित्र राज्य थे। तो उन्होंने, भारत ने फिर उस पर अधिकार कर लिया कि नहीं, आप देखो, मध्यस्थता की भूमिका निभाई और मध्यस्थता में अपना कर और जो अपना हिस्सा था वो लिया। तो उसी से साथियों आपको जो भारत के जो स्वर्ण युग जैसे बोलता है ना कि सोने की चिड़िया की जैसी चर्चा होती है साथियों, तो उसी से आपको बोला जाता था पूरा यूरोप और जो दक्षिण एशिया वाला एरिया, ये सब बोलते थे कि भारत एक सोने की चिड़िया है। इसी में साथियों आप देखोगे कि इसी में भारत को सोने की चिड़िया बोला गया साथियों। तो आप कह सकते हो कि चीन से जो जुड़े हुए भारत के जो रेशम व्यापार था या रेशम मार्ग था, उस पर साथियों इसका कनिष्क का अधिकार था। वहीं से इसने अपना कर, जो धनाढ़, अपना जो राज्य है वो सब बनाया। इसके बाद आप देखोगे कि जब कुषाणों की चर्चा होती है, तो कुषाणों में राजा की प्रतिमा की पूजा की आरंभ की गई साथियों। अब कनिष्क का जैसे हट जाए वो कर लें, तो यहाँ आप कह सकते हो कि मेन कुषाणों की या कनिष्क के काल में या कुषाणों की कर लो कि राजा की प्रतिमा पूजा
प्रतिमा पूजा, पूजा प्रारंभ की गई या प्रारंभ हुई साथियों। तो ये एक पॉइंट है कि ये आप ध्यान रखना। इसके बाद आप देखोगे कनिष्क ने कश्मीर में एक बौद्ध स्तूप बनवाया, बौद्ध स्तूप कह सकते हो, बौद्ध स्तूप का निर्माण करवाया तो कनिष्क ने करवाया कश्मीर में। कश्मीर में बौद्ध स्तूप, बौद्ध स्तूप का निर्माण करवाया, स्तूप का निर्माण करवाया, निर्माण कनिष्क ने करवाया साथियों, कश्मीर में बौद्ध स्तूप का निर्माण करवाया। इससे आगे आप देखोगे तो आप कह सकते हो कि शुद्ध सोने के सिक्के चलाए, तो इसमें एक पॉइंट और आ जाता है कि शुद्ध सोने के सिक्के, शुद्ध सोने के सिक्के, सोने के सिक्के चलाए, सिक्के चलाए। इसमें पूछ लेता है कि किसने शुद्ध सोने के सिक्के चलाए, तो साथियों आप कह सकते हो कि कनिष्क ने चलाई। और सोने के सिक्के की चर्चा हो तो आप देखोगे कि सोने के सिक्के को आप कह सकते हो भीमकड़फिशिस ने चलाई, तो भीमकड़फिशिस की भी चर्चा होती है। जब भीमकड़फिशिस के बाद जैसे ही साथियों आप चर्चा करो तो आप देखोगे कि कनिष्क ने जो एक होता है, जैसे एक और आपको जैसे पूछा जाता है तो आप देखोगे कि कनिष्क ने जो कैसर की उपाधि ली, और जो रोमन सम्राट को साथियों अक्सर कर कैसर और सीजर की उपाधि रोमन सम्राट को दी जाती थी। तो ये भी अगर पॉइंट हम लिखना चाहें, ये रेशम मार्ग वाला ये पॉइंट हटा देता हूँ, ये सब हटा के आप देखोगे साथियों जैसी चर्चा होगी तो कनिष्क ने रोमन सम्राट की तरह, या रोमन सम्राट हटा दो, कनिष्क ने कैसर और सीजर की उपाधि, सीजर की उपाधि, उपाधि धारण की, धारण की, कैसर और सीजर की उपाधि साथियों धारण की। इसके बाद जैसी चर्चा होगी तो आप कह सकते हो साथियों कि कनिष्क के समय में जो दो कला, जो मेन जो पॉइंट होता साथियों, जो ये मेन पॉइंट है ये आपको ध्यान रखना है कि कनिष्क के समय में गांधार कला या फिर गांधार मूर्ति कला, गांधार मूर्ति कला, मूर्ति कला और मथुरा, मथुरा, मथुरा मूर्ति कला, मूर्ति कला शैलियों का जन्म हुआ, शैलियों का, शैलियों का जन्म हुआ, जन्म हुआ। तो कनिष्क के, और इसीलिए बोला जाता है कि गांधार कला शैली का संरक्षक कौन था, या संरक्षक शासक कौन थे, या मथुरा कला शैली के संरक्षक शासक कौन थे, तो कुषाण को बोला जाता है। इसीलिए बोला जाता है क्योंकि कनिष्क के शासन काल में साथियों आप देखोगे कि गांधार कला से मूर्ति कला शैली का और मथुरा मूर्ति कला शैली का जन्म हुआ था साथियों कनिष्क के शासन काल में। इससे आगे साथियों हम बढ़े तो आप कह सकते हो कि जो कनिष्क की जब चर्चा होती है या कनिष्क की जैसी चर्चा करें तो मेन होता है कि जैसे उसने, आप देखोगे कनिष्क ने पाटलिपुत्र पर आक्रमण किया, और वहां से जो मेन जैसे तीन चीजें, जो तीन का चर्चा होती है कि तीन चीजें लेके आया, और तीन चीजों में भी आप देखोगे एक तो बुद्ध का भिक्षा पात्र था, और बुद्ध के भिक्षा पात्र के बाद आप देखोगे कि बुद्ध के भिक्षा पात्र के बाद एक अश्वघोष जो विद्वान था, वो भी उसने पाटलिपुत्र से जब आक्रमण किया था उसके बाद लिया था, उस वहीं से लेके आया था। तो अश्वघोष, बुद्ध का भिक्षापात्र, और आप कह सकते हो कि एक मुर्गा लाया था जिसे कुक्कुट बोला जाता है साथियों, तो अनोखा मुर्गा जिसे बोला जाता है, तो ये पूछ लेता है बार बार। तो इससे आगे जैसे ही मैं ये मूर्ति कला वाला ये अगर मैं हटा दूं तो कनिष्क का एक पॉइंट और आता है, किसने पाटलिपुत्र पर आक्रमण किया, पाटलिपुत्र पर आक्रमण किया, आक्रमण, वहां से तीन चीजें, तीन चीजें, या तीन चीजें नहीं, तीन वस्तुएं या तीन चीजें जो भी साथियों आपको लिखना हो, या ये तीन हटा देता हूं, वहां से सीधे सीधे वहां से तीन मेन जो नाम आता है सबसे पहले, तो तीन उनकी चर्चा होती है, ये आयोग ने कई बार पूछा भी है साथियों, तो आप ध्यान रखना कि एक तो अश्वघोष नामक विद्वान, अश्वघोष विद्वान इसे लेके आया था साथियों। दूसरा आप कह सकते हो कि अश्वघोष विद्वान के बाद जैसी चर्चा हो तो आप कह सकते हो कि जैसे ही वो होता है तो अश्वघोष की चर्चा होती है, आप देखोगे एक बुद्ध का भिक्षा पात्र, जो बुद्ध हैं, बुद्ध का
बुद्ध का भिक्षा पात्र, भिक्षा पात्र। और जब बुद्ध का भिक्षा पात्र होगा साथियों, इसके बाद जैसी चर्चा होगी तो आप कहते हो अनोखा कुक्कुट, अनोखा, अनोखा कुक्कुट, कुक्कुट। और कुक्कुट बोला जाता है साथियों मुर्गे को। तो एक अनोखा मुर्गा भी मिला था, तो मुर्गा भी उसने लिया, उसे भी साथ लेके आया था। तो ये 3 चीजें थी जहां से साथियों बार बार प्रश्न आपसे पूछ लेगा। तो मेन जो पॉइंट थे साथियों ये हो गए। एक पॉइंट और जैसे पूछा जाता है तो महास्थान नामक उससे जो कह सकते हो कनिष्क की एक मुद्रा प्राप्त हुई है, उसमें आप देखोगे उसमें कनिष्क की मूर्ति अंकित है। तो ये भी साथियों एक जो मैं बोल जा रहा हूँ ये भी नोट कर लेना, ये भी कभी कभी पूछ लेता है। और आप देखोगे कि एक एक और पॉइंट होता है जहाँ से अगर आप वैसे तो नहीं पर नोट कर लेना साथियों, मैं आपको बता दे रहा हूँ कि मथुरा से कनिष्क की एक मूर्ति प्राप्त हुई है, जहाँ पर आप देखोगे कि उसे चोगा पहने हुए दिखाया गया है और जूते, बूट, बूट और चोगा पहने हुए साथियों दिखाया दर्शाया गया है। तो इसके बाद साथियों अगर लगभग लगभग हम देखें तो हमारा आप कह सकते हो कि जो कुषाण वंश है पूरा या मौर्योत्तर काल है वो लगभग लगभग हो गया, लगभग क्या पूरा हो ही गया जब कुषाण वंश हो गया। तो साथियों फिर गुप्त काल आज ही प्रारंभ करें, वैसे क्लास बड़ी हो गई तो गुप्त काल कल ही प्रारंभ करते हैं साथियों। तो आज की क्लास को साथियों यहीं यहीं विराम देते हैं। तो जैसे ही साथियों धीरे धीरे चल जरूर धीरे धीरे हैं पर हम बढ़ा देंगे साथियों, जैसे ही अब आएगा सल्तनत काल, आप देखोगे सल्तनत काल या मध्यकाल में हमारी स्पीड अच्छी रहेगी, क्योंकि वहाँ कुछ समझाना नहीं है, 2-4 फैक्ट आते हैं वहाँ से, तो वो सब करवा के साथियों करवा देते हैं। तो आज की क्लास को साथियों यहीं विराम देते हैं। चैनल पर कोई साथी नया आया हो तो प्लीज़ लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और आगे अपने दोस्तों को भी शेयर करते रहिए साथियों। और साथ बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आज की क्लास को फिर यहीं विराम देते हैं, मिलते हैं फिर कल साथियों। जय हिंद, राधे राधे।